स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार। मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के इस प्लेलिस्ट में आज हम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या होती है और किस किस केस में हम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं कि हमारे एस्टिमेटर्स इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं भाई ये इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या है। तो इनवेरिएंस नाम से ही हमें पता चल रहा है भाई ऐसा जो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई भी ऐसा फिनोमेना जो वेरी नहीं करेगा। तो यहाँ पे इनवेरिएंस प्रॉपर्टी एस्टिमेटर्स के रेफरेंस में हम कह रहे हैं भाई एस्टिमेटर हमारे इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी तक हमने मेथड ऑफ मोमेंट्स को डिस्कस किया है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को डिस्कस किया है और अनबायस्डनेस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है और कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया है। तो देखिए सपोज हमने कहा भाई ये टी हमारा क्या है, थीटा का एक एस्टिमेटर है। तो यहाँ पे इनवेरिएंस प्रॉपर्टी से मतलब है कि थीटा का कोई भी ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन, जैसे सपोज थीटा स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, तो इस थीटा स्क्वायर का एस्टिमेटर क्या होगा। तो ये इनवेरिएंस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इनवेरिएंस प्रॉपर्टी किस किस तरह के एस्टिमेटर्स हमारे फॉलो करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने मेथड ऑफ मोमेंट्स देखा था। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स में इनवेरिएंस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, अगर टी थीटा का मोमेंट एस्टिमेटर होगा तो थीटा स्क्वायर का मोमेंट एस्टिमेटर ज़रूरी नहीं है कि ये टी स्क्वायर हो। तो यही हमारा क्या है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी है। अगर इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे अगर टी थीटा का एस्टिमेटर है तो थीटा स्क्वायर का एस्टिमेटर क्या होना चाहिए, फिर टी स्क्वायर होना चाहिए। थीटा का कंटिन्यूअस फंक्शन थीटा स्क्वायर, तो टी का कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कुछ ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तब हम कहेंगे भाई टी हमारा क्या है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो जब हम मेथड ऑफ मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मेथड ऑफ मोमेंट्स में अगर हमारा टी थीटा का मोमेंट एस्टिमेटर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि टी स्क्वायर थीटा स्क्वायर का मोमेंट एस्टिमेटर होगा। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है जो मोमेंट एस्टिमेटर हैं वो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेंगे। वहीं जब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स की बात आएगी, तो अगर टी इस थीटा का MLE है और मेरे पास क्या है, सपोज इस थीटा का कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है थीटा स्क्वायर, तो इस थीटा स्क्वायर का MLE क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स क्या करते हैं, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो ये तो हो गया एस्टिमेटर्स की बात। अब हम प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ में भी एस्टिमेटर्स इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में कैसे होगा। अब सपोज ये टी हमारा क्या है, थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। हमने कहा भाई टी हमारा क्या है, थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, और हमने क्या कर लिया, थीटा का एक कंटिन्यूअस फंक्शन ले लिया थीटा स्क्वायर। तो इस थीटा स्क्वायर का एस्टिमेटर क्या टी स्क्वायर होगा, और क्या ये टी स्क्वायर अनबायस्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए टी हमारा थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो क्या ये टी स्क्वायर थीटा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा या नहीं होगा। तो ये हमने चेक करना है। अगर टी स्क्वायर थीटा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाता है तो हम कहेंगे भाई हमारा एस्टिमेटर अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या करता है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए टी हमारा थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो ये इम्प्लाई करेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा, यानी ऑन एन एवरेज इस टी की वैल्यू कितनी होगी, पैरामीटर के इक्वल होगी। अब हमने क्या करना है, इस टी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकालनी है। देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ टी प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी होल स्क्वायर। यही होगा, वेरिएंस ऑफ टी का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी होल स्क्वायर। तो वहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर हमने इतना ले लिया, तो ये क्वांटिटी आ गई हमारी। देखिए वेरिएंस ऑफ टी प्लस थीटा स्क्वायर
विच इज़ नॉट इक्वल टू थीटा स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं विच इज़ ग्रेटर देन थीटा स्क्वायर। हमें पता है भाई वेरिएंस क्या होता है किसी भी क्वांटिटी का, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे वेरिएंस क्या होगा, अगर टी का वेरिएंस फाइनाइट है, 0 नहीं है, ये आपको पता है भाई एस्टिमेटर्स का वेरिएंस 0 पॉसिबल नहीं है। अगर वो 0 है तो इसका मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा फिर। तो ऐसे एस्टिमेटर्स बहुत रेयर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर हमने निकाला और ये क्वांटिटी क्या आ गई, ग्रेटर देन थीटा स्क्वायर आ गई। तो ये इंप्लाई करेगा भाई, दिस इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर इज़ बायस्ड। जबकि इनवेरिएंस प्रॉपर्टी कहती है भाई इस थीटा स्क्वायर का एस्टिमेटर अगर टी स्क्वायर डिफाइन होता है तो ये टी स्क्वायर क्या होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। तो हमने प्रूव कर दिया भाई टी स्क्वायर तो बायस्ड है, अनबायस्ड नहीं है। तो इसका मतलब है जो अनबायस्ड एस्टिमेटर्स होते हैं वो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं। तो ये क्लियर हो गया भाई, अनबायस्ड एस्टिमेटर्स इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेंगे। तो ये इस एग्जांपल से हमने इसे चेक कर लिया। तो ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई सो दैट द इनवेरिएंस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड बाय अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप इस एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भाई क्या ये इनवेरिएंस प्रॉपर्टी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे। तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के लिए भी यही कंडीशन है भाई, हमने कहा सपोज ये टी क्या है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है और टी स्क्वायर हमने चेक करना है कि क्या थीटा स्क्वायर का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा या नहीं होगा। तो इसे एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए हमें पता है भाई एक्स बार हमारा क्या है, म्यू का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। अब सपोज़ एक फंक्शन मैंने ले लिया म्यू प्लस 1, इस तरह का मैंने फंक्शन ले लिया। तो अब मुझे पता है भाई इस म्यू प्लस 1 का एस्टिमेटर क्या होना चाहिए, एक्स बार प्लस 1 होना चाहिए। तो हम देखेंगे भाई एक्स बार प्लस 1 क्या कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। अगर एक्स बार प्लस 1 हमारा म्यू प्लस 1 का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा तो हम कह सकते हैं भाई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स क्या करते हैं, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस एक्स बार प्लस 1 का मीन कैलकुलेट करना होगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार प्लस 1, तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार प्लस 1, दिस इज इक्वल टू म्यू प्लस 1। तो ये तो अनबायस्ड एस्टिमेटर तो आ गया है अभी, हालांकि हमने आगे का स्टेप देखने हैं। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस 1 हम निकालेंगे। तो ये आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स बार। अब प्लस 1 आया, यानी इसको हम अगर लिख लें तो ये प्लस वेरिएंस ऑफ 1। अब 1 तो हमारा कांस्टेंट है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार हमारा क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर बाई एन होगा। और वेरिएंस ऑफ 1 हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट में कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं होती है। वेरिएंस क्या कर रहा है, हमारा वेरिएबिलिटी को मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस 1 कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर बाई एन हो गया। तो अब हम देखेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये कंसिस्टेंसी की कंडीशन है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार प्लस 1। तो ये हमारा यही रहना है, म्यू प्लस 1 ही रहना है, क्योंकि ये एन के इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार प्लस 1 कैलकुलेट करेंगे तो ये म्यू प्लस 1 आएगा। और इसी में जब हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी चेक करेंगे फॉर वेरिएंस ऑफ एक्स बार, तो ये हम देखेंगे भाई क्या है, 0 को टेंड हो रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बार प्लस 1 इज कंसिस्टेंट फॉर म्यू प्लस 1। तो ये कंडीशन हमने क्या कर लिया, यहाँ पे चेक कर लिया भाई एक्स बार प्लस 1 क्या है, म्यू प्लस 1 का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। तो ये इंप्लाई करेगा भाई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स क्या करते हैं, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। जैसा कि हमने कहा था टी थीटा का एस्टिमेटर है, तो क्या टी स्क्वायर थीटा स्क्वायर का एस्टिमेटर होगा। तो हमने देखा मोमेंट एस्टिमेटर तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, और अनबायस्ड एस्टिमेटर्स इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेंगे। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल के आता है भाई, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या होते हैं, फिर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होते हैं, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स, बट नॉट
नेसेसरली अनबायस्ड। ये भी एक रिजल्ट है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स ज़रूरी नहीं है कि अनबायस्ड हों, लेकिन ये ज़रूरी होगा कि वो क्या होंगे, हमेशा कंसिस्टेंट होंगे। तो इसका एग्जांपल भी हमने देखा था, स्मॉल एस स्क्वायर हमारा सिग्मा स्क्वायर का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर था, लेकिन जब हमने उसकी अनबायस्डनेस चेक की तो वो अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं आया। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, या आपको लगता है हमने यहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके डाउट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो उनको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे। थैंक यू।